हेलो एंड वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो यूजीसी नेट जेआरएफ की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है मेमोरियल वर्सेस, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था। अप्रैल से 1850 लिखा है इसके सामने। तो ये क्यों लिखा है? तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे होंगे तो अब रोमांटिक पीरियड के ग्रेट जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी डेथ से अनजान नहीं होंगे। तो उनकी डेथ हुई थी अप्रैल 1850 में। उसी को ट्रिब्यूट करने के लिए एक एलेजी इन्होंने लिखा है जिसका नाम है मेमोरियल वर्सेस। ओके, सो होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा कि किस बारे में ये पोएम है। तो ये है मैथ्यू अर्नोल्ड और इनकी पोएम को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। तो फर्स्ट बेसिक स्लाइड है जिसमें हम बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे पोएम का। पोएम का टाइटल आपको पता ही है, मेमोरियल वर्सेस है, अप्रैल 1850। इसके जो पोएट हैं वो है मैथ्यू अर्नोल्ड। 1822 से लेके 1888 तक इनकी टाइमलाइन रही है। ये जो डेट थी कब रिटर्न हुई थी ये पोएम, तो 1850 जब विलियम वॉर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी। उसके बाद जब ये फर्स्ट पब्लिश हुई है तो 1851 को फर्स्ट पब्लिश हुई है। ये जो किसमें पब्लिश हुई है, तो एक पोएम्स अ न्यू एडिशन 1851, ये एक कलेक्शन था मैथ्यू अर्नोल्ड का, उसमें ये पब्लिश हुई थी। क्या फॉर्म है, तो ये एलिजियक फॉर्म में लिखी गई है। लिरिकल ट्रिब्यूट दिया है इन्होंने इन्होंने किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को। जॉनर क्या है, तो ये विक्टोरियन पोएट्री है, एलिजियक वर्स में लिखी गई है। मेलंकलिक टोन है इसकी। स्टाइल क्या है, तो राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा है। तो स्ट्रेस अनस्ट्रेच का पैटर्न होता है आयम्बिक पेंटामीटर में, आपको पता होगा। रेगुलर स्टैंजाइक फॉर्म है। टोन क्या है, तो रिफ्लेक्टिव, मॉर्नफुल और रेवरेंट, यानी कि याद करते हुए दुख से ये लिख रहे हैं किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ के की एलेजी को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा पोएट पोएट सॉरी आज की हमारी ये पोएट्री, क्या नाम है इसका? तो मेमोरियल वर्सेस। तो पहली लाइन से देखेंगे, गोएथी इन वीमर स्लीप्स एंड ग्रीस। ओके, लॉन्ग सिंस सॉ बायरन्स स्ट्रगल सीज। तो यहाँ पे क्या है, तो ये कह रहे हैं गोएथी एक महान जो जर्मन कवि हैं, वो वीमर वीमर नामक एक स्थान है जर्मनी में, वहां स्लीप्स का मतलब यहाँ पे ये है मृत्यु से। तो मृत्यु से, तो ये जो गोएथी हैं ये जर्मनी के वीमर नामक स्थान पे दफन है, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई है। एंड ग्रीस, और ग्रीस में जो लॉर्ड बायरन है उनकी समाधि है। लॉन्ग सिंस सॉ बायरन, तो लॉन्ग सिंस मतलब बहुत पहले, लॉन्ग सिंस मतलब बहुत पहले। बायरन बायरन सॉ बायरन स्ट्रगल सीज, जो बायरन का जो स्ट्रगल है वो खत्म हो गया है, उनकी जो काव्य है वो भी खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो इन दो लाइंस का मतलब ये था कि जो गोएथी हैं वो जर्मनी के वीमर नामक स्थान पे दफन है, और ग्रीस में दफन है बहुत समय पहले। जो लॉर्ड बायरन है उनका स्ट्रगल जो काव्य का है, जीवन का है, वो खत्म हो गया है और वो ग्रीस में दफन है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बट वन सच डेथ, बट वन सच डेथ रिमेन टू कम। तो इसका मतलब ये है कि लेकिन एक और महान कवि की मृत्यु होना बाकी है। बट वन सच डेथ रिमेन टू कम, यानी कि किसी एक महान व्यक्ति की मृत्यु अभी बाकी है। नेक्स्ट देखिएगा, द लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम। इसका मतलब है लास्ट पोएटिक वॉइस मतलब अंतिम जो काव्यात्मक स्वर है, जो वो काव्यात्मक स्वर किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का है। डम्ब मतलब मौन। ओके, मौन अर्थात कि अब वो बोल नहीं सकते। लास्ट काव्यात्मक स्वर, द लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम्ब, यानी कि जो आखिरी जो वॉइस थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो अब मौन है मृत्यु के कारण। ठीक है, वी स्टैंड टूडे टूडे बाय वर्ड्सवर्थ टॉम। वी स्टैंड टूडे बाय वर्ड्सवर्थ टॉम। वी स्टैंड मतलब हम खड़े हैं, टूडे मतलब आज, यानी कि आज का जो दिन है कौन सा? तो अप्रैल 1850 का टाइम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु का समय है। तो वर्ड्सवर्थ टॉम टॉम यानी कि वर्ड्सवर्थ की समाधि में। तो यहाँ पे ये मतलब हुआ कि आज हम वर्ड्सवर्थ की समाधि के पास खड़े हैं, उनके निधन का शोक मना रहे हैं। क्लियर?
तो इन लाइंस का मतलब समझ में आ गया कि गोएथी जो है वो वीमर एक जर्मनी में स्थान है, वहां पे दफन है। ग्रीस में लॉर्ड बायरन दफन है। लेकिन अभी एक महान कवि का अंत बाकी है, और वो महान कवि कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ है। उनकी जो लास्ट आखिरी जो काव्यात्मक स्वर है वो अब मौन हो गया है मृत्यु के कारण। और हम सभी आज अप्रैल 1850 को वर्ड्सवर्थ की समाधि के पास खड़े हैं, शोक मना रहे हैं उनके निधन का। ओके, क्लियर? इतनी लाइंस आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। when byron when byron eyes were shut in death, okay, when Byron's eyes were shut in death, तो इसका मतलब है जो बायरन की आईज हैं वो आंखें बंद हो गई। बायरन की जो आंखें हैं वो बंद हो गई हैं इन डेथ यानी कि मृत्यु के कारण। when Byron eyes were shut in death यानी बायरन की आंखें बंद हो गई हैं मृत्यु के कारण। we bowed our head and held our breath, तो इसका मतलब है हमने सर झुका लिया। बोब्ड अवर हेड मतलब हमने सर झुका लिया शोक में। किस कारण? शोक में। एंड हेल्ड अवर ब्रीथ, और इसका मतलब है हमने सांस अपनी रोक ली। किस लिए? क्योंकि आश्चर्य से, हमको आश्चर्य हो गया रहा है कि लॉर्ड बायरन की डेथ हो गई, तो उनकी श्रद्धा में हमने अपनी सांसें रोक ली। He taught us little. He taught us little, but our soul had felt him like the thunder's roll. यानी कि उसने, मतलब उसने यानी कि लॉर्ड बायरन ने से हमने कुछ सिखाया नहीं, उसने मुझे कुछ सिखाया नहीं या हम लोगों को कुछ सिखाया नहीं, लेकिन जो आत्मा है उसकी उसकी आत्मा जो है उसे महसूस किया है। हमने लॉर्ड बायरन से कुछ नहीं सीखा, उसने हमें कुछ नहीं सिखाया, लेकिन हमने उसकी आत्मा को महसूस किया है। विद शिवरिंग हार्ट एंड स्ट्राइप वी सॉ, इसका मतलब है हमारी जो आत्मा है उसने गरजती जो बिजली होती है उसकी गहराई की तरह लॉर्ड बायरन को महसूस किया है। विद शिवरिंग हार्ट यानी कि जो हमारा कांपता हुआ हृदय है। शिवरिंग हार्ट यानी जब कपकपाहट होती है, तो उसके बारे में कह रहे हैं। स्ट्राइक मतलब संघर्ष, वी सॉ हमने देखा, तो कांपते हुए दिल से हमने ये संघर्ष देखा है। ऑफ पैशन विद इटर्नल लॉ, तो पैशन का मतलब हो गया जो हमारी इच्छाएं और भावनाएं होती हैं। इटर्नल लॉ मतलब जो भगवान का नियम होता है। अब आगे इस लाइन का क्या मतलब है? ऑफ पैशन विद इटर्नल लॉ यानी कि जो मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो मतलब भगवान के जो नियम होते हैं उनके बीच ही रह जाती हैं। एंड येट विद रिवरेंशियल एव, येट मतलब फिर भी, रेवरेंशियल एव मतलब श्रद्धा और विस्मय, यानी कि हमें उससे बहुत ज्यादा श्रद्धा भी है, फेथ भी है, बट एक तरीके का विस्मय मतलब कि हम सोचने पे भी मजबूर है, और फिर भी हम गहरी श्रद्धा और विस्मय से। वी वॉच द फाउंट ऑफ फेरी लाइफ, यानी कि which served for that titanic strife. We watched the fount of fairy life which served for that titanic strife. इसका मतलब ये होता है हमने उस प्रचंड ऊर्जा के स्रोत को देखा। We watched the fount of fairy life which served for the titanic strife, यानी कि जो उस महान संघर्ष के मूल का स्रोत है। ओके, When Goethe's death was told, we said, यहाँ पे वो कह रहे हैं, आगे मैं ये आपको इस स्टैंजा क्लियर करवा देती हूँ। मैथ्यू अर्नोल्ड यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बायरन की मृत्यु हुई तो लोगों ने बहुत ज्यादा शोक और श्रद्धा से उनके सामने सर झुकाया। भले ही बायरन ने सीधे तौर पर कोई शिक्षाएं नहीं दी हैं लोगों को, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, वो आत्मा को बिजली की जो जिस तरीके से गड़गड़ाहट होती है, गरज होती है, उसकी गहराई की तरह झकझोर दिया है। उन्होंने, मतलब बायरन ने अपने जीवन में भावनाओं और नैतिकता यानी कि जो इमोशनल और मोरालिटी है उसके बीच एक भीषण संघर्ष किया है, यानी कि उनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहे। और उनकी जो लाइफ थी वो एक बहुत ही एनर्जेटिक और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ एक, आप समझ सकते हैं कि उदाहरण थे, जिसे देखकर, मतलब इस तरीके की लाइफ देखकर लोग मतलब श्रद्धा से
हर उठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। When Goethe's death was told, we said, जब हमें गोएथी की मृत्यु की सूचना मिली तब हमने कहा, शंक देन इज यूरोप सजेस्ट हेड। ओके, संक देन इज यूरोप सेजेस्ट हेड। तो इसका मतलब ये है कि संक मतलब डूब गया, और या फिर अब नहीं रहा। यूरोप सेजेस्ट है यानी कि यूरोप का जो सबसे बुद्धिमान मस्तिष्क था। जब हमें गोएथी की मृत्यु की सूचना मिली तब हमने कहा कि जो वो इंसान है वो डूब गया, अब नहीं रहा, जो यूरोप का एक ब्रेवेस्ट माइंड था, बुद्धिमान मस्तिष्क था। फिजिशियन ऑफ आयरन एज, फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, फिजिशियन मतलब चिकित्सक, आयरन एज मतलब जो कि आयरन एज यानी कि जो जिसमें नैतिकता की कमी होती है, जो आजकल का मॉडर्न टाइम होता है ना, लौह युग जिसको बोलते हैं। गोएथी हैज डन हिज पिलग्रिमेज, और इस समय जो गोएथी हैज डन हिज पिलग्रिमेज यानी कि उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली है। पिलग्रिमेज से मतलब तीर्थ यात्रा नहीं, उनकी खुद की जीवन यात्रा से मतलब है। He took the suffering human race. He took the suffering human race का मतलब होता है सफरिंग ह्यूमन रेस यानी कि दुखी जो मानव जाति है। रेस मतलब हो गया जाति, और ह्यूमन मतलब मानव, और सफरिंग मतलब हो गया दुखी। ठीक है, तो उन्होंने मतलब अपनाया, ही टूक द सफरिंग ह्यूमन रेस, उन्होंने जो मानव जाति की दुख होते हैं उनको अपनाया। ही रीड ईच वाउंड ईच वीकनेस क्लियर, यानी कि उन्होंने प्रत्येक जो घाव होता है, वाउंड मतलब घाव, ईच वीकनेस यानी कि जो गहराई कमजोरी होती है उसको मतलब बहुत ही गहराई से पहचाना। एंड स्ट्रक हिज फिंगर ऑन द प्लेस, और जैसे कोई मतलब एक डॉक्टर करता है, एंड स्ट्रक हिज फिंगर ऑन द प्लेस, जैसे एक डॉक्टर करता है उसी तरीके से उन्होंने उस जगह उंगली रख दिया जहां दर्द होता था। एंड सेड दाउ एलिस्ट हियर, एंड सेड दाउ एलिस्ट हियर एंड हियर। दाउ एलिस्ट मतलब तुम्हें, दाउ यू को बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पीड़ा है, तुम बीमार हो। दाउ एलिस्ट हियर, हियर एंड हियर, यहाँ और यहाँ। ठीक है, यानी कि उंगली से वो छू के बता रहे हैं तुम्हारे कहाँ प्रॉब्लम है। मतलब इस लाइन में वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें यहाँ या फिर यहाँ पीड़ा है, मनुष्य की जो परेशानियां होती हैं उनको गिनाते हुए। क्लियर? तो इस लाइन में, इस स्टैंजा में वो कह रहे हैं अर्नोल्ड जो है गोएथी की मृत्यु पर मतलब शोक व्यक्त कर रहे हैं, और उन्हें एक जो महान विचारक और चिकित्सक के तौर पे वो देखते हैं, और वो कहते हैं कि जो गोएथी हैं वो जो मानवता की गहराई से उन्होंने जांच किया है, ह्यूमन रेस को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जाना है, उनके जो दुख दर्द घाव कमजोरी होते हैं उनको बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने पहचाना है। और वो जो आज के टाइम पे है, मॉडर्न टाइम पे, वो एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर, एक फिजिशियन के तौर पर उन्होंने अपनी जो जीवन यात्रा है, अपनी जो पिलग्रिमेज है उसको पूरा कर लिया है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, ही लुक्ड ऑन यूरोप्स डाइंग आवर, यानी कि उन्होंने वो भी देखा जब यूरोप मतलब पतन की तरफ था। किस तरीके का पतन हो रहा था? जो राजनीतिक और नैतिक पतन हो रहा था यूरोप का, उसको भी उन्होंने देखा। ठीक है, ऑफ पिटफुल ड्रीम एंड फेवरिस पावर। तो उन्होंने आगे क्या देखा? यह पतन एक ऐसे युग का था जिसमें लोगों के अपने अस्तित्व और सत्ता पागलपन की तरफ चल रही थी। मतलब ये है फिटफुल ड्रीम यानी कि टूटे फूटे सपने, अस्थिर कल्पनाएं यानी कि जो कभी सच नहीं हो सकती ऐसे सपने, एंड फेवरिस पावर का मतलब होता है एक तरीके की बेचैनी सब कुछ पाने वाली, ऐसे युग के अंत को उन्होंने देखा। His eye plunged down the weltering strife. तो प्लंग डाउन मतलब जो गहराई से उतर जाए, वेल्टरिंग स्ट्राइक उथल
उथल भरा संघर्ष। वेल्टरिंग स्ट्राइफ मतलब जो उथल पुथल भरा स्ट्रगल होता है उसको। उनकी दृष्टि में, उनकी नजर में जो ये इस तरीके का भयंकर और जो कभी न मिटने वाला संघर्ष है, वो गहराई से उतर गया था उनकी नजरों में। द टर्मोइल ऑफ एक्सपायरिंग लाइफ। टर्मोइल मतलब अशांति। एक्सपायरिंग लाइफ मतलब जो समाप्त हो रही होती, जीवन जो समाप्त हो रहा है उसके बारे में। मतलब उनका जो जीवन है वो अंतिम समय में इस उथल पुथल को देखता हुआ समाप्त हो गया। He said the end is everywhere. He said, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। He said the end is everywhere. उन्होंने कहा चारों ओर अंत ही अंत है। Art still has truth. Take refuge there. उन्होंने कहा कि कला में आज भी सत्य है। आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, यानी कि कला में आज भी सत्य है। टेक रिफ्यूजी देयर, वहां शरण लो, यानी कि कला के पास जाओ और वहीं पर रहो। एंड ही वॉज हैप्पी इफ टू नो। ही वॉज हैप्पी यानी कि वह संतुष्ट था। इफ टू नो यानी कि यदि जानना, वह संतुष्ट था यदि केवल यह जानना। कॉज ऑफ थिंग एंड फार बिलो। कॉसेस ऑफ थिंग्स एंड फार बिलो, चीजों के कारणों को जानना। फार बिलो मतलब बहुत नीचे। वह संतुष्ट था यदि केवल यह जानना कि घटनाओं के कारण क्या हैं और बहुत गहराई में जानना। His feet to see the lurid flow. ल्यूरिड फ्लो का मतलब होता है जो डरावनी घटनाएं होती हैं, डरावनी सॉरी जो डरावनी धाराएं होती हैं समुद्र में उठती हैं, उनको बोलते हैं ल्यूरिड फ्लो। अपने पैरों के नीचे उन्होंने मतलब जो भयंकर धाराएं समुद्र में उठती हैं उनको देखा। ऑफ टेरर एंड इंसेन डिस्ट्रेस। टेरर मतलब होता है आतंक और इंसेन डिस्ट्रेस मतलब जो पागलपन जैसा दुख होता है ना। एक दुख होता है एक इंसेन डिस्ट्रेस यानी कि जो पागलपन वाला दुख होता है, उसके बारे में बात कह रहे हैं। एंड हेडिंग फेट हेड सॉरी एंड हेड लॉन्ग फेट बी हैप्पीनेस। हेड लॉन्ग फेट मतलब जो अचानक से एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, किस्मत इस तरीके से मोड़ लेती है। बी हैप्पीनेस यानी कि यदि यही प्रसन्नता हो। आगे कह रहे हैं विनाश को जानना ही प्रसन्नता है और इसी में संतुष्टि भी है। ओके, तो पूरा समझते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि गोएथी ने यूरोप के मतलब राजनैतिक और सामाजिक जो है पतन को देखा है, उसके हालातों को देखा है। उन्होंने मतलब जो ह्यूमन रेस है उसके बीच में एक तरीके का स्ट्रगल, अशांति और एंड को देखा है, उन्होंने गहराई से देखा है। लेकिन यहाँ सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं जहां सब कुछ खत्म हो रहा है, गोएथी कह रहे हैं, वहां भी गोएथी ने कला और सत्य में आश्रय देखने की बात की है ना। जैसा कि इस लाइन में आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, टेक रिफ्यूजी देयर। उन्होंने जीवन के गहरे जो कारण होते हैं दुख के, उनको समझने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा है कि अगर भय और विनाश आ रहा है तो इसी में ये सुखद है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। एंड वर्ड्सवर्थ अ पेल घोस्ट रिजॉइस। वर्ड्सवर्थ जो है एक रोमांटिक कवि हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। पेल घोस्ट मतलब जो मृत आत्माएं होती हैं उनको बोलते हैं। रिजॉइस मतलब आनंदित हो जाओ। वर्ड्सवर्थ ओ मृतात्माओं आनंद मनाओ, वो कह रहे हैं। और अब वर्ड्सवर्थ ओ मृतात्माओं आनंद मनाओ। फॉर नेवर हैज सच सूदिंग वॉइस, है ना। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ये जो है वर्ड्सवर्थ के लिए।
सूदिंग वॉइस मतलब ऐसी वॉइस जो हमें मतलब प्रसन्नता दे, हमारे कानों को संतुष्टि दे, अच्छा लगे, मीठी आवाज। वो कह रहे हैं कि मृत आत्माओं अब आनंदित हो जाओ, क्योंकि तुम्हें ऐसी शांति देने वाली आवाज क्योंकि ऐसी शांति देने वाली आवाज तुम तक कभी नहीं पहुंची है। बीन टू योर शैडोई वर्ल्ड कन्वेड बीन टू योर शैडोई वर्ल्ड कन्वेड शैडोई वर्ल्ड यानी कि जो मृत्यु लोक होता है, उसमें सब कुछ धुंधला धुंधला होता है, अंधेरी दुनिया होती है। कन्वेड मतलब पहुंचाई गई है। सिंस अर्स्ट एट मॉर्न सम वॉन्डरिंग सेड, आगे कह रहे हैं अष्ट मतलब पुराने समय में, मॉर्न मतलब सुबह, वॉन्डरिंग सेड मतलब भटकती हुई आत्मा। तब से, जब बहुत पहले किसी सुबह कोई भटकती हुई आत्मा है ना, बहुत पहले सुबह जब कोई भटकती हुई आत्मा हार्ड द क्लियर सॉन्ग ऑफ ऑर्फियस कम। ऑर्फियस एक मतलब यूनानी यानी ग्रीक का एक मतलब कवि और गायक था, जिसकी आवाज में जादू था, तो उसका यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है। तो वो बहुत ही स्पष्ट और मधुर संगीत गाता था, गीत गाता था। तो वो कह रहे हैं ऑर्फियस के मधुर और स्पष्ट जो सॉन्ग थे, उनको तुम अंधकार में सुन पाती थी। द्रो सॉरी थ्रो हेट्स एंड द मोurnful ग्लूम। हेट्स मतलब जो मरे हुए लोगों की दुनिया होती है। मोurnful ग्लूम मतलब ऐसा माहौल जो शोक और अंधकार से भरा हुआ होता है। वर्ड्सवर्थ हैज गोन फ्रॉम अस एंड ये मतलब तुम, ठीक है। अब वर्ड्सवर्थ भी हमें छोड़कर चला गया है। और हे आत्माओं, एंड ये मतलब यहाँ पर आत्माओं को संबोधित कर रहे हैं। आह मे यू फील हिज वॉइस एज वी, यानी कि वो आगे कह रहे हैं आह मे ये फील हिज वॉइस एज वी, मे ये फील यानी काश तुम अनुभव कर सको, एज वी जैसा हम करते थे। मतलब वो कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ की जो मधुर आवाज थी, उनके जो गीत इतने अच्छे थे, उस आवाज को वैसे ही तुम भी महसूस कर पाओ जैसे कि हम करते थे। He too upon a wintry climb. He too upon a wintry climb. Wintry climb मतलब क्या होता है? जो एक ठंडी और कठोर जलवायु होती है, उसको बोलते हैं विंटरी क्लाइम। वह भी एक कठोर शीतकालीन युग में आया था, यानी कि उनका भी जन्म क्या हुआ था, एक ठंडी में हुआ था, ठंडी में उनका जन्म हुआ था, इसलिए ये यहाँ पे लाइन है। Had fallen on this iron time. Had fallen on this iron time. लेकिन जो उनका मतलब वह इस लौ युग में अवतरित हुआ था, यानी इन मॉडर्न टाइम में वो आए थे। ऑफ डाउट्स डिस्प्यूट्स डिस्ट्रैक्शन फियर्स, डाउट्स मतलब संदेह हो गया, डिस्प्यूट्स मतलब विवाद हो गया, डिस्ट्रैक्शंस मतलब जो ध्यान भटकाने वाली चीजें होती हैं, और फियर्स मतलब भय, जो संदेहों, विवादों, भ्रमों और भय से भरा हुआ था। He found us when the age had bound. Found us मतलब उसने हमें ऐसे पाया। एज हैड बाउंड यानी कि एक एज में जो बंधा हुआ था, उसने हमें तब पाया जब यह युग हमें बांध चुका था, यानी कि जो ये टाइम है, ये हमें किसी लिमिटेशंस में बांध चुका था। Our souls in its benumbing round. benumbing मतलब होता है जो एकदम सन्न कर दे किसी इंसान। राउंड मतलब जो एक तरीके का राउंड होता है, सर्कल होता है। हमारी आत्माओं को जो ये टाइम है, ये जिस टाइम पे हम लोग पैदा हुए हैं, वो जकड़ के रखा है, जिसकी वजह से हम सुन्न रह गए हैं, यानी कि नो मोशन। ही स्पोक एंड लूज्ड आवर हार्ट इन टीयर्स, यानी कि वो कह रहे हैं हमने जैसे ही बोला, ही स्पोक उसने जैसे ही बोला, हमारा दिल जो है, एंड लूज अवर हार्ट इन टेयर्स, हमारा जो दिल है वो भावनाओं में बह गया और हम रो पड़े। मतलब क्या है, आगे देखते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी स्टैंजा। He laid us, we lay at birth,
he laid us we as we lay at birth. laid us मतलब हमें लिटा दिया, ठीक है, as we lay at birth जैसे हम जन्म के समय थे। मतलब उसने उसने मतलब कौन, वर्ड्सवर्थ ने हमें वैसे ही शांत और सहज बना दिया जैसे हम जन्म के समय थे। on the cool flowery on the cool flowery lap of earth। cool flowery lap यानी कि जो धरती की गोद होती है ना, जो फूलों से भरी होती है। वो कह रहे हैं कि उसने हमें धरती की ठंडी जो फूलों से सजी गोद होती है उसमें सुला दिया। Smiles broke from us, we had ease। Smile broke from us and we had ease। स्माइल ब्रोक मतलब जो अचानक से हमारी हंसी निकल आती है उसको बोलते हैं मुस्कान निकल आती। ईज मतलब शांति और सुकून। हमारे चेहरे पे मतलब मुस्कान आ गई है, ठीक है, और हमें सुकून मिल गया। तो इस लाइन का क्या मतलब है, बेसिकली इतनी लाइन का जो हमने आगे यहाँ पे पढ़ा। और ये तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ को शांति और पुनर्जागरण का कवि बताकर श्रद्धांजलि दे दिया है, और वो मृतात्माओं यानी कि जो मरी हुई आत्माएं हैं उनसे कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ की आवाज उनके पास पहुंच गई है जो इससे पहले उन्होंने नहीं सुनी थी। वो वैसी ही आवाज है जैसे प्राचीन समय पे और पीसीएस की संगीतपूर्ण आवाज जो है आत्माओं तक पहुंची थी। वर्ड्सवर्थ एक ऐसे युग में आए जब समाज संदेह में था, भय में था, संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं वो लोगों की आत्माओं को फिर से मतलब जीवंत कर दिया, उनको खुशी से भर दिया, जैसे कि वो जन्म के समय धरती की गोद में शांत और निर्मल थे, फूलों से सजी हुई गोद जो थी उसमें जैसे थे, वैसे ही वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं उनको सुला गई हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। The hills were round us, the hills were round us and the breeze। हिल्स मतलब हो गया पहाड़ियां, राउंड अस मतलब हमारे चारों ओर, एंड द ब्रीज मतलब ठंडी और हल्की जो हवा होती है। हमारे चारों ओर पहाड़ियां थी और एक ठंडी और जो दिल को सुकून पहुंचाए ऐसी हवा बह रही थी। वेंट ओवर द सन लिट फील्ड्स अगेन, यानी कि एक छोटा रूप, ओवर छोटा रूप ऊपर से, ठीक है। सनलिट फील्ड मतलब धूप से चमकते खेत, वो हवा फिर से धूप में चमकते हुए खेतों के ऊपर बह रही थी। आवर फोर हेड्स फेल्ट द विंड एंड रेन, मतलब हमारे जो माथे हैं उनके ऊपर से हवा और बारिश को हमने महसूस किया। आवर यूथ रिटर्न फॉर देयर वॉज सेड, ऐसा लगा मानो हमारी युवा अवस्था फिर से लौट आई हो, क्योंकि हम पर एक कुछ विशेष बरसा है। यानी कि जो अच्छी अच्छी हवा उनके ऊपर उनको महसूस हो रही थी वो बरती है, इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो यूथफुल टाइम है वो फिर से लौट आया है। ऑन स्पिरिट दैट हैड लॉन्ग बीन डेड, इस लॉन्ग बीन डेड मतलब जो लंबे समय से मरे और सुन्न हो चुके थे। स्पिरिट्स मतलब आत्माएं, हमारी आत्माएं जो लंबे समय से ऐसी लग रही थी जैसे वो मर चुकी हैं। स्पिरिट ड्राइड अप एंड क्लोजली फर्ल्ड, ड्राइड अप मतलब जो सूख चुकी निर्जीव चीजें होती हैं। क्लोजली फर्ल्ड मतलब जो ऐसी जो भावनाएं इमोशंस से जो दब गए थे, जो आत्माएं सूख चुकी थी और जो भीतर ही भीतर अपने इमोशंस को दबाते हुए सिकुड़ के बंद हो चुकी थी। द फ्रेशनेस ऑफ द अर्ली वर्ड, फ्रेशनेस मतलब हो गया ताजगी, अर्ली वर्ड मतलब जो अभी जो नया जीवन आया है, नया समय आया है, नया वर्ड आया है उसके बारे में, उन पर जैसे प्रारंभिक संसार की ताजगी फिर से छा गई हो। तो इसका मतलब ये है कि मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ की कविता जो है वो एक तरीके से जीवन दायिनी है, और उसकी कविताओं को जब से पढ़ा और सुना गया तब से ऐसा लगता है जैसे प्रकृति फिर से जीवंत हो गई हो, पहाड़ियां, धूप में नहाए खेत, हवा, बारिश, सब और सब हमारे अंदर की मरी हुई थकी हुई आत्माओं को फिर से जगा दिया गया हो।
ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारी खोई हुई यंगर एज, जो युवावस्था है, वो लौट आई हो, जो प्रारंभिक, जो पहले निर्मल संसार की ताजगी और हमारे हृदय में फिर से भर गई हो। ठीक है? तो वर्ड्सवर्थ की इस कविता में कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ की कविता में ऐसी शक्ति है कि वो जो मरे हुए लोग हैं उसमें भी आत्मा डाल सकती है, उनको भी जीवंत कर सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सिंस डार्क डेज स्टिल ब्रिंग टू लाइट। वो कह रहे हैं हाय, क्योंकि कठिन समय आज भी इंसान की असली ताकत को उजागर करते हैं। सिंस डार्क डेज स्टिल ब्रिंग टू लाइट, यानी कि जो मनुष्य के कठिन समय होते हैं वो उसको असली ताकत से भर के बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मैन्स प्रूडेंस एंड मैन्स फियरी माइट। मैन्स प्रूडेंस एंड मैन्स फियरी माइट, इससे मनुष्य की समझदारी जो है और उसकी अंदर की जो शक्ति है वो सामने आती है ना? जो मुश्किल समय होता है तभी हमारी शक्तियां हमें पता चलती हैं। टाइम में रिस्टोर अस इन हिज कोर्स। समय अपनी गति से हमें फिर से शायद दे दे। समय जो है अपनी गति से हमें फिर से शायद दे दे। क्या दे दे? गोएथे सेज माइंड एंड बायरन फोर्स। गोएथे की बुद्धिमत्ता और बायरन की शक्ति। बट वेयर विल यूरोप्स लेटर आवर। लेकिन यूरोप का आने वाला समय कहाँ पाएगा? ठीक है, यानी कि ये सब कुछ यूरोप का आने वाला समय नहीं पाएगा। बट वेयर विल यूरोप लेटर आवर अगेन फाइंड वर्ड्सवर्थ हीलिंग पावर। वर्ड्सवर्थ की वैसी जो ऊर्जा से भर देने वाली शक्ति है वो फिर से कैसे पाएगा, है ना? अदर विल टीच अस हाउ टू डेयर, यानी कि और लोग हमें साहस करना सिखाएंगे। एंड अगेंस्ट फियर आवर ब्रेस्ट टू स्टील, डर के सामने हमें कठोरता और दृढ़ बनना सिखाएंगे। अदर विल स्ट्रेन अस टू बियर, लोग हमें दुख सहने की शक्ति देंगे। बट हु विल मेक अस फील, यानी आगे कह रहे हैं लेकिन कौन, हाय कौन हमें वो गहरी संवेदना देगा, यानी कि कौन हमें फील कर पाएगा। द क्लाउड ऑफ मॉर्टल डेस्टिनी, आगे कह रहते हैं जो मरणशील भाग्य के उस अंधेरे बादल को, यानी कि जो हमारा मरा हुआ भाग्य है उसके अंधेरे बादल, यानी कि उस पे जो धुंध छाई हुई है। अदर विल फ्रंट इन fearlessly, और लोग उसका सामना साहस से करेंगे। बट हु लाइक हिम विल पुट इट बाई, आगे कह रहे हैं लेकिन कौन उसकी तरह उस भय को एक ओर रख देगा और हमें शांति देगा। मतलब ये है कि मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं कि भविष्य में शायद हमें फिर से गोएथी जैसा ज्ञान और बायरन जैसी शक्ति मिल जाए, लेकिन वर्ड्सवर्थ जैसी शांत करने वाली और जो अंदर तक छू लेने वाली संवेदनशीलता है वो फिर नहीं मिलेगी। दूसरे लोग हमें साहस, संघर्ष और दृढ़ता सिखा सकते हैं, पर वर्ड्सवर्थ ही वह कवि था जो हमें अंदर से, भीतर से महसूस कराता था, जो मृत्यु और भाग्य के डर को शांत करता था। यानी कि भाग्य के सहारे रह के नहीं जीना सिखाता था। वह हमारे मतलब दिल को छूता था और मन की पीड़ा को सुकून देता था, हमारे मन में जो दर्द है उसको सुकून देता था। कौन? वही थी, क्लियर? सॉरी, कौन? वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के बारे में। ठीक है। कीप फ्रेश द ग्रास अपॉन द ग्रेव, उसकी कब्र पर उगी घास को हरा भरा बनाए रखना। कीप द फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव, हिज ग्रेव मतलब किसकी ग्रेव पर? वर्ड्सवर्थ की ग्रेव पे। ओ रोठा विद द लिविंग वेव, रोथा यानी कि रोथा एक नदी है जो लेक डिस्ट्रिक्ट में बहती है, वो वर्ड्सवर्थ से जुड़ी हुई है, उसके बारे में जिक्र हुआ है। ओ रोथा विद दाई लिविंग वेव, हे रोथा नदी अपनी जो जिंदगी प्रदान करने वाली जो लहरें हैं उसकी उसमें उसकी स्मृति को बनाए रखना, मेमोरी में रखना। सिंग हिम दाई बेस्ट फॉर फ्यू और नन, आगे कह रहे हैं
उसके लिए अपना सबसे मधुर गीत गाओ, क्योंकि अब बहुत कम लोग हैं जो वैसा गा सकते हैं। Here's thy voice right, here's thy voice right, now he is gone। आगे कह रहे हैं, अब जबकि वह चला गया है, वह चला गया, कौन चला गया? वर्ड्सवर्थ। बहुत कम लोग तुम्हारी आवाज को सही से सुनते या समझते हैं। यानी जो रोथा नदी की आवाज थी, उसकी लहरों की आवाज थी, वो सिर्फ वर्ड्सवर्थ सुनता था। तो उसी को कह रहे हैं, तुम्हारी आवाज को वही ध्यान से सुनता था। तो इस पूरे स्टैंजा का मतलब ये है कि मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहे हैं, रोठा नदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वह जो वर्ड्सवर्थ है, उसकी जो कब्र है, ग्रेव है, उसको ताजगी से बनाए रखे, उस अपना मधुर संगीत गाए, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो हैं वो प्रकृति की भाषा को समझते हैं, लेकिन अब वो चले गए हैं और बहुत कम लोग हैं जो इस नेचर की आवाज को ठीक तरीके से समझ पाते हैं। वर्ड्सवर्थ ही वो मतलब पोएट थे जो नेचर को एक सोल की तरह सुनते थे। यानी ये नेचर में एक तरीके से समझते थे कि वो एक लिविंग है, पर्सोनिफाई करते थे उसको। लेकिन जब वो एब्सेंट है, वो नहीं है अभी इस दुनिया में, जैसे प्रकृति स्वयं ही अकेली और अनसुनी रह गई। जिस तरीके से वर्ड्सवर्थ एक प्रकृति की तरह है, जिस तरीके से वर्ड्सवर्थ अब चले गए हैं, तो प्रकृति भी अब उसी तरीके से अकेली और अनसुनी रह गई है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं बेसिकली कि जो यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड है, वो कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है वो सच में एक नेचर के प्रीस्ट हैं, डिवोटी हैं नेचर के। उनकी जब डेथ हुई तो ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति भी अब उतनी सुनी नहीं जाती, यानी कि अब नेचर को उतना कोई सुनता नहीं, उसको कोई सीरियस नहीं लेता है। ओके, तो अब यहाँ पे ये पोएम एंड होती है और देखिए यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया है मेमोरियल वर्सेस से, इसको देखते हैं। In memorial verses, Matthew Arnold pays tribute to three great poets who they are। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, अगर जिसने पढ़ा है तभी आपको पता चल पाएगा वो तीन पोएट कौन है, वरना ऐसे नहीं पता चल पाएगा। तो 2018 में ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में। तो वो तीन पोएट थे, गोएथी और वर्ड्सवर्थ और बायरन। अब अभी तो ये क्वेश्चन आया है, लेकिन हो सकता कि मतलब आगे की जो भी पेपर्स होते हैं तो हो सकता है इसी वर्क से कोई लाइन दे दें, है ना, वर्ड्सवर्थ की, या फिर कोएथी को जब उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रिब्यूट किया है तो वो फोकस लाइन आपको पढ़ना है पोएम के अंदर से। तो इस तरीके से ये सेशन जो है यहाँ पे एंड होता है। होप गाइस आपको पसंद आया हो, और मेहनत से बनाया है, काफी एनालिसिस करने के बाद, काफी रिसर्च करने के बाद, टेक्स्ट को पूरा पढ़ने के बाद, है ना, और प्रीवियस ईयर को देखने के बाद ये लेक्चर मैंने सोचा बनाना चाहिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।